हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए गणित अरिहंत प्रकाशन वाली जो पुस्तक है उसमें बीजगणित के जितने भी चैप्टर थे हमने पढ़ा दिए थे उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को, क्योंकि इस वीडियो फॉर्मेट में हम केवल बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो यूनिट टेस्ट जो आपको देखने को मिल जाता है उसमें भी अच्छे खासे प्रश्न मिल जाते हैं। तो सभी बहुविकल्पी प्रश्नों के हल हम यूनिट टेस्ट वाले जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए टोटल 3 टेस्ट होते हैं। एक यूनिट टेस्ट मतलब एक यूनिट ख़त्म हो जाने के बाद तो उस यूनिट टेस्ट में भाई पहला वाला जो टेस्ट है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यूनिट टेस्ट में जब आप देखते हैं तो यहाँ पे ये बस जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर होने वाले हैं उस प्रकार के ये प्रश्न होते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प को छाड़कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अर्थात इस प्रश्न में आपको केवल उसके सही विकल्प को छाड़ करके लिखना है और ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं करनी है। खैर, आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो हमारे पास है वो क्या है। कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला प्रश्न है रैखिक समीकरण आपको दिखाई दे रहा है a/x प्लस y/b बराबर 1 दिखाई दे रहा है और तथा निर्देशांक अक्ष से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो प्रश्न है वो अपने में काफ़ी बहुत मतलब सिलेबस से हटके भी है, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि ये जो समीकरण का रूप दिया गया है ये अंतःखंड रूप है। और अंतःखंड रूप आपके सिलेबस में अभी तो नहीं है, पहले कभी हुआ करता था। अगर इस अंतःखंड रूप को अगर आप समझें तो आप ये देख पाएंगे कि आपके कार्तीय तल या निर्देशांक अक्ष ऐसे खींचे जाएंगे। आपका यहाँ पे x हो जाता है, यहाँ पे x डैश हो जाएगा और यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे y डैश हो जाएगा। देखिए बात को समझाने के लिए हम इतना समझा रहे हैं, बाकी आपका आंसर तो ये सी वाला विकल्प सही है। ठीक है, ये कर सकते हैं बड़े आसानी से, लेकिन समझिए बात को, उसके बाद आप कर पाएंगे। तो रैखिक समीकरण जो है हमारा ये जो दिया गया है, मान लेते हैं वो ऐसे अगर रेखा के रूप में जाएगा तो उसके लिए यक्स बटे जो ए लिखा है, यक्स बटे ए जो लिखा है, यानी यक्स अक्ष पे वो ए दूरी पर काटेगा। बात यह है कि यहाँ पे आपका यक्स पे जो निर्देशांक होगा, इस बिंदु पे आप निर्देशांक कह सकते हैं a,0 होगा। ऐसा हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो कि ए जो दिखाई दे रहा है उसको देख करके बताया गया है। ऐसे ही यहाँ पे वाई अक्ष पे इस वाले बिंदु के 0, b रहेगा, क्योंकि वाई वाला तो बाद में लिखा जाता है ना। तो इस प्रकार से ये होगा। अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस की भी बात कर लेंगे भैया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है ये वाली, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि ए लंबाई है और यहाँ वाला हिस्सा जो है आपका b लंबाई का है। तो इस बात को समझ पाएँ आप। तो ये एक समकोण चतुर्भुज भी है, त्रिभुज भी है, समकोण त्रिभुज भी है। और आपको बस इस क्षेत्रफल का मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि प्रश्न में यही कहा गया है कि इस समीकरण, मान लीजिए ये जो समीकरण है भैया उसकी रेखा कौन सी थी, ये अपने जो खींच के रखी है ये वाली, यही वाली रेखा अपना उसका समीकरण वाली है। और उसके निर्देशांक अक्ष की बात कर रहे हैं तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जो है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये दोनों जो दिखा रहे हैं उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो इनके बीच का जो क्षेत्रफल त्रिभुज है वो तो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसकी भुजाएं भी आपको पता चल गई है, ए और ये बी। कारण पता हो ना हो कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई से काम चल जाता है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। जस्ट वेट, 1/2 होता है। ये लिखते क्यों नहीं बनता, आधार गुणित ऊंचाई मान लेते हैं, ये काम चल जाएगा इससे। तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। और आधार की बात करेंगे तो अपना a दिखाई दे रहा है और ऊंचाई b है, तो 1/2 AB। यहाँ पे देखेंगे ये वाला विकल्प सही होगा। ये देखिए ये इस फॉर्म में है, ना कि ये जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है। इसका लिखने का मतलब है कि 1/2 है और AB ऊपर है, ऐसा हो गया। हम इसको AB/2 भी लिख सकते थे, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक से आप मान सकते हैं, क्योंकि कैसे लिखा जाए बस ऐसे ही लिखा जा सकता है। खैर, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है। उम्मीद करता हूँ ये पूरे रंगीन जैसा भी बनाया हमने आपको अच्छा लगा होगा।
अगले वाले प्रश्न में हम चल सकते हैं। अब यहाँ पे जो खा वाला प्रश्न है तो कुछ ज़्यादा ही आसान है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, ये आपको बताना है। जिसमें अधिकतम घात 2 दिखाई दे रहा हो वही द्विघात समीकरण हो सकता है, वही होता भी है। और इसमें आप बी वाले विकल्प को देखेंगे जो साफ साफ द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है। बाकी पहले वाले की बात करेंगे तो यार देखिए, ये वाला जो हिस्सा है उसके दाहिनी पक्ष वाला हिस्सा है वो तो सॉल्व होकर आपको क्या मिल जाएगा, वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। और दाहिने पक्ष में भी सेम चीज़ वही चीज़ दिया गया है और ये कट करके ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये आपका एक अच्छा द्विघात समीकरण तो नहीं बन पाएगा। दूसरा वाला विकल्प अपना सही है तो इसको ऐसे रहने देते हैं। सी वाले विकल्प तो एक और दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, ये भी आपका जो है नहीं हो पाएगा कि द्विघात समीकरण हो जाए। अब इसमें घातें 4 दी गई, हालांकि करने के बाद हो सकता है द्विघात वाला कुछ मिल जाए, लेकिन अगर हमको द्विघात समीकरण कह रहा है तो हम यहाँ पे सीधे सीधे बी वाला विकल्प लगा देंगे और कह देंगे कि भैया हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा कहीं पे 3 घात वाला समीकरण ये ना दे दिया हो और थोड़ा सा हल करने के बाद हो सकता है ये भी हो सकता है हो, तो क्यों ना इसे हल करके ट्राई कर लिया जाए, देख लिया जाए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है कि आप इस टी वाले विकल्प को अगर आप नहीं चेक कर रहे हैं तो कई बार आप कहेंगे कि उनको उत्तर ही नहीं मिल रहा है। खैर यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर होने वाला है, आगे वाले x स्क्वायर करेंगे तो x की घातें आपको 4 प्राप्त होगी। ओके, x की घातें 4 प्राप्त होगी और जब 1 का वर्ग करेंगे तो आपको प्लस 1 ही मिलेगा और माइनस 2 गुणते x स्क्वायर गुणते 1 यानी 2x स्क्वायर डायरेक्ट आप कह सकते हैं। बराबर के उस पर आएंगे तो आपको यहाँ पे x की घातें 4 x की घातें 4 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 1 दिखाई दे रहा है। दोनों पक्ष में सेम टू सेम चीज़ें दिखाई दे रही हैं। x की घातें 4 से x की घातें 4 को, ये 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर को 1 से काट सकते हैं और ये ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि यहाँ पे केवल बी वाला विकल्प है जो एक द्विघात समीकरण है, बाकी द्विघात समीकरण नहीं है। अगले वाले प्रश्न पे अब हम चल सकते हैं, देखते हैं तीसरा वाला प्रश्न क्या है। तो तीसरा वाला जो प्रश्न है इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद पे दिया गया सर्वांतर क्यों दिया गया, 10वां पद याद करना है। देखिए an बराबर क्या होता है, फार्मूला लिख रहे हैं। an बराबर यानी nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। अब आपको पता है जो चीज़ें वो उठा के रख देंगे। पहला पद आपको पता है कि वो p है तो पहले पद a की जगह पे आप p रखेंगे, प्लस लगाएंगे, n की जगह पे अपना 10वां पद है तो 10 लिखेंगे माइनस 1 और d की जगह पे q लिख देंगे, सर्वांतर q दिया गया है तो वो हो जाएगा। और 10 में से 1 घट रहा है तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिनट 9 मिल जाएगा। तो p माइनस आप प्लस 9q आपको देखने को मिलेगा। तो p प्लस 9q कौन सा विकल्प है, आप देखेंगे तो आपको सी वाला विकल्प सही दिखाई दे रहा है, p प्लस 9q। अगला वाला जो प्रश्न है इसमें एक द्विघात बहुपद के शून्य का आपको 1/4 माइनस 1/4 और 1 दिए गए हैं। इसके बहुपद का गुणनखंड यानी कि बहुपद ही याद करने को कह सकता है। यहाँ पे हो सकता है मिसप्रिंट मैंने कर दिया हो इसको छापते वक्त। तो बहुपद के गुणनखंड यहाँ पे कह रहा है, तो गुणनखंड तो बाद में देखेंगे, पहले बहुपद ही निकालने का हम प्रयास कर लेते हैं। देखिए बहुपद निकालने के लिए देखिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे शून्यकों का योग रखा जाता है और इसके साथ ही एक्स रखा जाता है प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल रखा जाता है और साथ में एक कोष्टक बना करके साथ में के लिख दिया जाता है। के इसलिए लिखा जाता है ताकि कोई बटे वटे में हो तो उसको निपटारा किया जा सके। तो यहाँ पे हम जब बहुपद बनाना शुरू करते हैं तो उससे पहले हम इनका योगफल और गुणनफल अगर निकाल लेते तो बहुत अच्छा बात होती है। तो -1/4 है, उसमें हम 1 जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4 यानी योगफल की जगह पे ये आ जाएगा। और गुणनफल की जगह पे -1/4 में हम गुणा करना चाहते हैं 1 से
तो ऐसी स्थिति में -1/4 ही मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे उठा के रख देना है। यानी x² तो अपने जगह रहेगा ही, योगफल की जगह पे हमको मिल गया था कितना, कहाँ चला गया, योगफल की जगह 3/4, तो यहाँ पे हम रख देंगे माइनस में, माइनस तो रहेगा ही 3/4। आप x ऊपर 3 के साथ भी लिख सकते हैं या फिर बगल में से लिख सकते हैं। गुणनफल की जगह पे आपको क्या मिलेगा था, -1/4, तो वो रख देंगे और कोष्टक बंद करके यहाँ पे साथ में के लिख करके रखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, बस वो रहना चाहिए। इसमें थोड़ा सा ये माइनस वाला लफड़ा दिख रहे हैं, वह चीज़ को थोड़ा सा समझना है, जो कि आपको यहाँ पे -1/4 देखने को मिल रहा है। बाकी हो चुका है उत्तर, तो x², ठीक है, तो x² -3/4 x और यहाँ पे -1/4 हो जाएगा। और इसी रूप में आपको विकल्प में दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी वाला विकल्प हमारा सही है, जो कि सेम टू सेम मिल रहा है। और अगला जो प्रश्न है वो अंगा वाला प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल के लिए भी रेखाएं प्रतिच्छेदी होनी चाहिए और A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। बस इतना सा बात होता है, इतनी सी शर्त होती है, यही ध्यान दे देंगे तो बहुत हो जाएगा। अगर A1 की बात करेंगे k है, A2 की बात करेंगे -1 है, B1 की बात है, A2 की बात करेंगे 6 है और यहाँ पे B2 जो है -2 है। तो रख देते हैं k की जगह, a की जगह पे k हमने रख दिया, k बटे इसके जगह पे 6 आ जाएगा, बराबर नहीं है, और ये -1/-2 हो जाएगा, -1/-2 हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करना है, इस माइनस से माइनस को काटना है, 6 को ऊपर भेजना है, वहाँ पे चला जाए, ठीक है, बस उतना सा काम करना है। तो हमको k बराबर 6 करना, 6/2 काट देंगे तो हमको 3, यहाँ पे बराबर नहीं है कि निशान लगा रहेगा, k डज़ नॉट इक्वल 3। इसको छोड़कर हर एक मान पे ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्या, अद्वितीय हल वाला। तो यहाँ पे जो आप विकल्प देख पा रहे हैं बी वाला विकल्प, ये सही मानेंगे। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो बस हैज़ लग गया है, बराबर नहीं है की जगह पे। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है, उस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि समीकरण ये जो दिखाई दे रहा है x² + 4x + k = 0 के दो वास्तविक और भिन्न मूल हैं। असमान और वास्तविक मूल होने के लिए, ठीक है, असमान, देखिए 3-4 स्थितियाँ होती हैं। आपके d की वैल्यू अगर बड़ी हो जाएगी 0 से, छोटी हो जाएगी तो काल्पनिक हो जाएगा, बराबर रहेगा तो समान मूल मिलते हैं, और असमान जैसा कि इन्होंने कहा है भिन्न मूल ज्ञात करने के लिए आपका d का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। फिर वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है वो दो अलग बात हो जाती है, लेकिन d का मान आपका 0 से बड़ा रहना चाहिए, बस यही इसकी शर्त रहेगी। तो d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है, d बराबर होता है b² - 4ac। इसका मान निकालेंगे और जैसा कि ये 0 से बढ़ा तो इसको ऐसे निशान बना करके छोड़ देंगे। तो b की जगह पे अपना 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 का वर्ग हो गया -4 गुणते a का मान 1 हो गया, c का मान k हो गया, और ये निशान ऐसे ही बना रहेगा। यहाँ पे 4 चौके 16 हो जाएगा, -4 एकम 4 k हो रहा है, बराबर तो नहीं है, ये निशान लग रहा है। और अब इसको उस तरफ भेजने की ज़रूरत है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 16 ऐसे रहने दीजिए और ये निशान ऐसे रहने देंगे। ये जो -4 है उधर जा कर के +4 के हो जाएगा, 4 से 16 कट जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो k क्या है यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है, यानी k की वैल्यू छोटी है 4 से, तो k की वैल्यू छोटी है 4 से, वो वाला पहला वाला विकल्प है, यही अपना सही जवाब होगा।